नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस वक्त बीजेपी में अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक वीडियो का जिक्र करना चाहूंगी जो बनारस से सामने आया है। उसमें एक बीजेपी का कार्यकर्ता जो ये कहता हुआ नजर आता है कि हमें पुरानी वाली बीजेपी चाहिए। और सिर्फ यही कार्यकर्ता नहीं, इन चुनावों के नतीजे आने से पहले भी गाहे बगाहे बीजेपी के छुटभैया नेताओं के मुंह से अक्सर ये बात सुनी गई है, या फिर जो लोग बीजेपी छोड़कर गए हैं वो अक्सर ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि नई चाल से, नई ढाल से अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस बीजेपी को लेकर चल रही हैं। ये वो बीजेपी नहीं जो सोचकर हम आए थे, ये वो बीजेपी नहीं जिसके साथ हम चलने की अपनी एक विचारधारा को लेकर आगे चले थे। तो ये कौन सी नई बीजेपी है जिसकी चर्चा हो रही है? पंकज प्रसून मेरे साथ हैं, इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा पंकज जी, बात करेंगे कि ये जो डाउनफॉल देखा गया है, इस बार मोदी लहर नहीं कही जा सकती। तो ये जो डाउनफॉल देखा गया है, इसके पीछे की यही वजह है कि मोदी और शाह अपनी कोई बीजेपी बनाने के लिए आगे चल रही हैं। तीसरी बात जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। क्या वो यूपी से होगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या वो महाराष्ट्र से होगा, या वो राजस्थान से होगा? और इन्हीं तीनों राज्यों पर मैंने फोकस क्यों किया, ये पंकज जी समझाएंगे। और ये तो मैं एक ट्रेलर बता रही हूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पंकज जी कहेंगे कि इतनी सारी चीजें एक साथ ही बता दी। चौथी चीज हम डिस्कस ये करेंगे कि ये जो समन्वय बैठक होनी है आरएसएस और बीजेपी के बीच, इसके मायने क्या है? पंकज जी एक एक करके सबका जवाब। सबसे पहले तो आपका पहला सवाल कि बनारस से एक बीजेपी कार्यकर्ता का जो वीडियो वायरल हुआ था, ये उस कार्यकर्ता की पीड़ा नहीं है। अब बताइए, एक पार्टी वो है जो कि दो गुजराती चला रहे हैं, अमित शाह और मोदी। गुजरात की तासीर अलग है। और दूसरी पार्टी वो है जिसे अटल आडवाणी जी चलाया करते थे, उनकी तासीर अलग है। एक पार्टी वो है जो महाराष्ट्र में चलती है, जो कि वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध है, क्योंकि संघ से प्रशिक्षित स्वयंसेवक निकलकर आते हैं और मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचते हैं। एक चौथी पार्टी वो है जो मध्य प्रदेश की तासीर वाली पार्टी, और इन सब का कॉम्बिनेशन ही भारतीय जनता पार्टी कही जाती थी, मानी जाती थी। अब हो क्या रहा है कि अगर एक तासीर जैसे गुजरात, उसकी सोच, उसका तौर तरीका हावी होने लगे, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई थी। उस स्ट्रक्चर में मनी भी था, उस स्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक एलिमेंट था कि हर शहर में बीजेपी का एक दफ्तर होना चाहिए, पेड पदाधिकारी होने चाहिए। अब जो पैसे लेकर नौकरी करेगा और एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है, दोनों के आचार व्यवहार, बोल चाल वगैरह में फर्क आएगा। अब मैं बताता हूं कि वो फर्क कब दिखा। वो फर्क 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा प्रबल दिखा। वो था तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव के दौरान भी, और मध्य प्रदेश में भी था, लेकिन चूंकि सफलता इतनी बड़ी थी कि सफलता के शोर में वो छोटी मोटी कमजोरियां दब गई थी। अब जबकि सफलता उतनी बड़ी नहीं है और अब की बार 400 पार नहीं आया है, 241 पर जाके अटक गया है 240 पे, तो अब वही कमजोरियां धीरे धीरे बाहर आ रही हैं जो दब गई थी। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान साफ साफ देखा गया था कि आपस में विवाद है, फैक्शन है। जेपी नड्डा पे कई तरह के आरोप लगे थे, जो कि उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आज भी निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपने देखा था कि एक फोन कॉल आया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। वो कार्यकर्ता बोल रहा है आपके लिए सर कटाने को तैयार हूं, लेकिन इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। और वो आदमी चुनाव लड़ा, ठीक है, उसको बर्बाद कर दिया। अब बनारस के इस कार्यकर्ता को आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इंद्रेश कुमार और मोहन राव भागवत जी का क्या कीजिए? उन्होंने ज्यादा पॉलिश्ड लैंग्वेज में, क्योंकि देखिए, एक कार्यकर्ता जो बोलेगा वो अपने तरीके से बताएगा, और सरसंघ चालक बोलेंगे वो अपने तरीके से उसी बात को कहेंगे। और सोशल मीडिया पे बहुत तरह की बातें चल रही है, जहां अहंकार है वहां भगवान राम नहीं है, जहां राम है वहां अहंकार नहीं, इस तरह की बातें चल रही है। तो इशारों में बाउंड्री बांधने की कोशिश की है कि भैया में आ जाओ। व्यक्ति का विष संगठन के विष से बड़ा नहीं हो सकता। विष मतलब इच्छा, वो नहीं हो सकता। और इन्हीं सब का देखिएगा धीरे धीरे फलाफल निकलने वाला। मैं एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। अभी सबसे बड़ा घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या होने वाला है?
राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, यही ना, इससे बड़ा तो कुछ नहीं होने वाला है। उससे पहले क्या हो रहा है, मोहन राव भागवत जी का बयान आता है, इंद्रेश कुमार का बयान आता है, मोहन भागवत की योगी से मुलाकात होती है, योगी की गडकरी से मुलाकात होती है, गडकरी की मोहन भागवत से मुलाकात होती है, देवेंद्र फडणवीस की मोहन राव भागवत से मुलाकात होती है, चुनाव के दौरान वसुंधरा राजे सिंधिया की मोहन भागवत से मुलाकात होती है। इस बीच इस लंबे वक्त तक अमित शाह नागपुर नहीं जाते, मोहन भागवत और अमित शाह की मुलाकात नहीं होती। तो ये परिवर्तन का दौर है, कुछ इशारे हैं, मैंने कुछ डॉट्स छोड़ दिए हैं, बाकी दर्शकों को उन्हें जोड़ने के लिए बोल दीजिएगा, स्ट्रक्चर साफ साफ निकल आएगा सामने। क्योंकि सब कुछ कह देना ही सब कुछ नहीं हो जाता। और ये जो हल्की बातें ना कि इस जात का होगा, इस धर्म का होगा, ये होगा, देखिए जो होगा वो संगठन का होगा, वो संघ की पृष्ठभूमि वाला होगा, वो पिक किया हुआ बड़ा बाबू नहीं होगा जो कि फाइल उठा के पीछे घूमेगा। वो संगठन के कील कांटे दुरुस्त करेगा, और जब दुरुस्त करेगा उसी आशंका से कई की पेशानियों पर बदल पड़ा हुआ है। एक वीडियो था नम्रता, आपने शायद देखा नहीं है, एक पत्रकार हैं जो कि उत्तर प्रदेश भाजपा के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं, देखा, और वो ये कह रहे हैं कि एक कोई, वो वीडियो मैंने देखा ये जिसमें वो किसी दूसरे पत्रकार का नाम ले रहे हैं कि उनसे एक बड़े पत्रकार, भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी उनके पास हाजिरी लगाने जाते थे, तो थे कैंपेन करने के लिए, कैंप करने के लिए, कैंपेन नहीं होता। और कई बार तो यहां तक आरोप लगे कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की बात को भी दरकिनार कर दिया जाता था। सुनी होगी कि कैसे 34 लिस्ट भेजा, नहीं 31 लिस्ट भेजा, उसमें से 24 नाम आ गए, जिसमें से 24 रिजेक्ट हो गए। तो ये सारी कहानियां मीडिया में आ रही है कि नहीं? आपको क्या लगता है कि ये यूं ही आ रही है सारी बातें? वो ऐसे ही कोई प्रारंभ का पत्रकार यूं ही बोल दे रहा है, बनारस का एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बोल दे रहा है, इंद्रेश कुमार यूं ही बोल दे रहे हैं, मोहन राव भागवत यूं ही बोल दे रहे हैं, 1 दर्जन मुलाकातें यूं ही हो रही हैं। अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा है। जो देख सकते हैं, जो सूक्ष्म दृष्टि से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि एक दौर जो कि पीक पर था, उसके पराभव का दौर शुरू हो गया और दूसरे किसी के उत्थान का समय आ रहा है धीरे धीरे। दूसरे किसके उत्थान का परमानेंट जी? दूसरे किसके उत्थान का? अब किसके उत्थान का? जब तक समुद्र मंथन से अमृत कलश निकलते हैं, विष कलश हमें नहीं पता, लेकिन समुद्र मंथन जारी है। देवता दानव दोनों खींच रहे हैं, देखिए उस मंथन से क्या निकलता है, लेकिन निकलेगा, कुछ जरूर निकलेगा। और मंथन का दौर है ये वक्त अभी, और इसलिए बहुत शांति से, बहुत बारीकी से एक एक बयान, एक एक चीजों को देखते रहिए। जो अच्छा ऑब्जर्वर होगा वो जल्दी कंक्लूजन निकालेगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, 4-5 सवाल मैंने शुरू में पूछे थे, बस मेरे एक सवाल का जवाब रह गया। हालांकि जवाब आपको एग्जैक्टली नहीं पता होगा, लेकिन हाँ, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, इन चुनावों में भी आपने सब कुछ देखा है, आपको क्या लग रहा है कि अध्यक्ष की रेस में कौन आगे चल रहा है? हालांकि कोई चौंकाने वाला नाम सामने आएगा, इसीलिए प्रबल तौर पर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आपको कोई आइडिया? नहीं, अभी मंथन चल रहा है। देखिए मंथन का दौर है, कई तरह के नाम सामने आए हैं, लेकिन इतना है कि इस बार हैंडपिक नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि चलो फलाना बन जाओ, मेरे पीछे फाइल लेके चलना, मैं बोलूंगा दिन तुम बोलना दिन, मैं बोलूंगा रात तुम बोलना रात, मैं फिर डांटूंगा कि ये तो शाम की बेला है, तब तुम कहना कि हाँ थोड़ी थोड़ी लालिमा मुझे भी दिखी थी। ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, और मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं आप समझ रहे हैं? सब समझ रहे हैं कि एक्सटेंशन, हाँ सब समझ रहे हैं कि कौन किसका बड़ा बाबू के रोल में था। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़ा पद है। कुशाभाऊ ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह पे कितना दबाव था। जब नरेंद्र मोदी का गोवा के अधिवेशन में उन्होंने नाम प्रपोज किया था, आपको क्या लगता है कि उस वक्त मजबूत लॉबी नहीं होगी, उन पर दबाव नहीं बना रही होगी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कितना कद्दावर होता है, कितनी ताकत है, वो तमाम दबावों को दरकिनार कर गोवा अधिवेशन में नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा हुई या नहीं हुई। वैसा अध्यक्ष चाहिए कि दबाव तो रहेगा, राजनीति है, व्यक्तिगत इच्छाएं होंगी, और कोई भी अपना ग्रिप खोना नहीं चाहता, न पार्टी पे न संगठन पे। एक बात और मैं बता रहा हूं,
जो कि बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं इस बात को समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच एक मंथन यही है कि किसी एक व्यक्ति के हाथों में संगठन और सरकार दोनों नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति, कुछ दिनों से ऐसा नहीं हो रहा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक व्यक्ति की परछाई मात्र थे और वही व्यक्ति सरकार भी चला रहा था। और तमाम जो ये सवाल जो बनारस के कार्यकर्ता से लेके, इंद्रेश कुमार से लेके, मोहन राव भागवत से लेके, हिमाचल प्रदेश का वो कार्यकर्ता जिससे फोन पे नरेंद्र मोदी जी ने बात की थी और उसने पीड़ा बताई थी, उसे चुनाव लड़ना पारा, इन सारे जो इन बातों का जो निकलता है ना सार, वो यही कि सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन सफलता 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 मिलती जा रही थी। छोटी मोटी बातों को दरकिनार किया जा रहा था। अब वही सफलता नहीं मिली है तो वही बातें उभर के सामने आ रही है। आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बोला, मैं इतना जरूर बोलता हूं कि इस बार का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मर्जी से ही चुना जाएगा। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, चलिए शुक्रिया पंकज जी चर्चा में जुड़ने के लिए। और दर्शकों के ऊपर छोड़कर जाते हैं। 4-5 सवाल शुरुआत में पूछे थे, उनके जवाब किस हद तक आपको समझ में आया, आपका विश्लेषण क्या है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।